बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का, होम्योस्टैसिस। इसमें हमने डिस्कस किया था कि होम्योस्टैसिस क्या होती है। होम्योस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिमिलर या सेम, और स्टैसिस का मतलब होता है स्टेट या कंडीशन, यानी कि सिमिलर कंडीशंस किस चीज़ की? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में जो हमने बात की थी कि हमारी जो सराउंडिंग है ये हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी डिफरेंट सेल से मिलकर बनी है। तो ये जो सेलुलर एनवायरनमेंट है, ये जो सेलुलर स्पेसेस हैं या सेल के अंदर की जो एनवायरनमेंट है, ये हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में है। अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करें इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो आपको पता है कि वाटर इसमें सबसे मेन कंपोनेंट है। हमारी बॉडी की कंपोजिशन में वाटर सबसे मेन कंपोनेंट है। बॉडी के अंदर आप देखें ब्लड फ्लूइड है, वाटर, ठीक है। म्यूकस आप देखें फ्लूइड है, वाटर। इसी तरह डिफरेंट जूसेस, गैस्ट्रिक जूस देखें, सलाइवा देखें, फिर पैनक्रियाटिक जूस, ये सारी की सारी जो फ्लूइड्स हैं ये क्या हैं, और इनमें जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर है। और वाटर के साथ जो दूसरा कंपोनेंट है वो है डिफरेंट मटेरियल्स। अब ब्लड के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स शामिल होते हैं, कैल्शियम भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। ये सारे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट कहलाते हैं। फिर तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट का, वो है इसी वाटर का, इन कंपोनेंट्स का टेम्परेचर। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट के, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट के ये तीन कंपोनेंट्स हैं, इनके बैलेंसिंग के बारे में, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता है कि टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 ये एक सेट पॉइंट है, ना इससे ज़्यादा होता है ना इससे कम होता है। अगर कम ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है कि उसको बैलेंस करने में लग जाएगी। उसको बैलेंस करने के लिए डिफरेंट रिएक्शंस होंगे, डिफरेंट फंक्शनिंग होगी हमारी बॉडी की। इसी तरह सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर एक ख़ास पॉइंट से डाइवर्ट कर जाए तो हमारी बॉडी उसको ब्रेन हमारी डिफरेंट फंक्शनिंग्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से सॉल्यूट का जो बैलेंस है वो कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह जो वाटर की कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर, जो क्वांटिटी है, वो भी एक ख़ास क्वांटिटी चाहिए होती है बॉडी को। उससे अगर कम या ज़्यादा हो तो डिफरेंट फंक्शनिंग के थ्रू ये इसकी क्वांटिटी को बैलेंस में रखा जाता है। अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस की इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब प्लांट्स के अंदर होम्योस्टैसिस किस तरह होती है? डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंटली होती है। डिफरेंट कौन से प्लांट्स? वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पे प्लांट्स को हमने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। अब इन तीनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं मटेरियल्स की, वो डिफरेंट है, और उसी वजह से उनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। अब अगर हम देखें तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनकी लीव्स आप देखें, लीव्स का सरफेस एरिया लार्जर होता है, लीव्स बड़े होते हैं। जीरोफाइट्स वो प्लांट जिनको वाटर बहुत कम अवेलेबल होता है या नहीं अवेलेबल होता,
उनमें लीव्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। मीजोफाइट्स में नॉर्मल, मीडियम, मॉडरेट लीव्स होते हैं। तो इसी तरह इनकी नीड्स भी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब हाइड्रोफाइट्स की नीड डिफरेंट है, उनको अपनी नीड से ज़्यादा वाटर मिल रहा है। मीजोफाइट्स की जितनी नीड है उनको उतना पानी कभी मिल रहा है, कभी उनको भी फ्लक्चुएट कर रहा है, नहीं मिल रहा। जीरोफाइट्स को जितना पानी चाहिए उनको नहीं मिल रहा। तो ये इनकी डिफरेंट नीड्स हैं, उसी हिसाब से उनके अंदर होम्योस्टैसिस होती है। कौन सी, किस चीज़ की होम्योस्टैसिस? वाटर की होम्योस्टैसिस, जिसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। यानी कि हमने डिस्कस किया था ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, ऑस्मोरेगुलेशन इन, और इसमें हमने बात की कि डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंटली वाटर का बैलेंस रेगुलेट करता है, डिफरेंटली होम्योस्टैसिस होती है। वाटर के होम्योस्टैसिस को ऑस्मोरेगुलेशन, सॉल्यूट की होम्योस्टैसिस या इसकी जो क्वांटिटी बैलेंस में रहती है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू रहती है? एक्सक्रीशन के थ्रू। और बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसे बैलेंस में रहता है? कौन से प्रोसेस के थ्रू रहता है? थर्मोरेगुलेशन, उसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब प्लांट्स में हमने पहला कंपोनेंट डिस्कस कर लिया है, हम ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट कंपोनेंट, सॉल्यूट का बैलेंस प्लांट के अंदर, इसकी होम्योस्टैसिस कैसे होती है, यानी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो आज हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते एक्सक्रीशन के लिए। जिस तरह हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सक्रीशन आप देखें तो लंग्स के थ्रू होती है, प्लांट्स के अंदर लंग्स नहीं है। अगर वाटर और सॉल्यूट की एक्सक्रीशन देखें तो किडनीज के जरिए से होती है हमारी, इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो किडनी एक स्पेशल ऑर्गन है। इस तरह का कोई स्पेशल ऑर्गन प्लांट के अंदर नहीं होता। नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, नो स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन। अब सवाल पैदा होता है, एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर होती कैसे है और किन मटेरियल्स की एक्सक्रीशन होती है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ दे गेट रिड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी एक्सक्रीशन कैसे होती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से वेस्ट मटेरियल प्लांट की बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अब हमें प्लांट्स के प्रोसेसेस के बारे में समझना होगा। अब जो दिन का टाइम होता है, इन डे टाइम, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन हर टाइम होती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन रिएक्शन प्लांट्स के अंदर, हर एक सेल के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हर एक टाइम कॉन्टिन्यूसली ये रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन जो दूसरा रिएक्शन है जो कि खास प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ डे टाइम में होता है। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो रिस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ये आपके पास रिस्पायरेशन रिएक्शन है।
इसमें ग्लूकोज टूटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस किया और साथ में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस की। ये एनर्जी सेल यूटिलाइज करता है, लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो बने हैं इनके साथ क्या होता है, तो दिन के टाइम में चूंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है रिस्पायरेशन में, ग्लूकोज भी यूटिलाइज हो रहा है। अब रिस्पायरेशन भी साथ साथ हो रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वहां पे यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लांट की बॉडी जो रिस्पायरेशन हो रही है उससे ज्यादा होता है, एक्सेसिव होता है, समटाइम्स ज्यादा टाइम एक्सेसिव ही होता है। तो इसको रिलीज होना होता है, जो एक्सेसिव ऑक्सीजन, एक्सेसिव वाटर या एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसने प्लांट बॉडी से रिलीज होना होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं प्लांट बॉडी के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, समटाइम्स वो यूज भी हो रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में, ठीक है। तो इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, और जो वाटर है ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके, एक्सेसिव जो वाटर है वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से स्टोमेटा के थ्रू वेपर्स की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जो एक्सेसिव वाटर है वो एक खास प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। ट्रांसपायरेशन के अलावा एक खास प्रोसेस है जिसको हम ग्यूटेशन कहते हैं। अब प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, लीव्स की मार्जिन्स पे स्पेशल सेल्स होते हैं। ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, ऑन लीव्स मार्जिन्स special cells are present. Called हाइड्रोथॉर्स। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोथॉर्स कहते हैं। हाइड्रोथॉर्स ग्लैंडुलर सेल्स हैं। ग्लैंड हम कहते हैं कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन जो कि कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करे और सेक्रीट करे, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। तो ये क्या सेक्रीशन सेक्रीट करता है? हाइड्रोथॉर्स क्या सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं? ये जो प्लांट की बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर होता है उसको कलेक्ट करके ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लीव्स के जो मार्जिन्स होते हैं, इस तरह यहाँ पे हाइड्रोथॉर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन हाइड्रोथॉर्स में से वो एक्सेसिव वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अब एक्सेस वाटर तो हाइड्रोथॉर्स के जरिए बाय द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन, इसको हम, ये जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर का एक्सक्रीट होना है इसको हम ग्यूटेशन कहते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। फिर इसके अलावा कौन से मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट से एक्सक्रीट होंगे? एक्सक्रीटरी मटेरियल्स या वेस्ट मटेरियल्स कौन से हैं इसके अलावा?
हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेसिव हो, वाटर या ऑक्सीजन जब एक्सेसिव हो तो वो प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। फिर कुछ दूसरे कुछ प्लांट्स के अंदर, इन सम प्लांट्स, जो दूसरे वेस्ट मटेरियल होते हैं, सॉल्यूट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा कुछ दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर, जिस तरह लीव्स हैं, लीव्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, या फिर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। सेपल्स के, फ्लावर के जो फ्लावर में सेपल्स होते हैं लीव्स की तरह, उनमें स्टोर हो जाते हैं। तो स्टोर होने से क्या होता है, वो जो लीव्स होते हैं इन सम प्लांट्स, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स stored in different parts like leaves, sepals, etc. इन पार्ट्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने से क्या होता है, ये लीव्स और सेपल्स, ये इनका कलर चेंज हो जाता है। नॉर्मली ये ग्रीन होते हैं, ये येलो हो जाते हैं। They gradually become yellow. They become yellow and fall off, taking waste materials. ये पत्ते या सेपल्स प्लांट की बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जब ये इनमें डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स स्टोर हो जाएं तो इनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इनमें जो नॉर्मल सब्सटेंसेस की एक्सचेंज है वो डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन या प्रेजेंस ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो उस वजह से क्या होता है कि इनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि इनके सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। और सेल्स डेड होने के बाद ये जो प्लांट का पार्ट होता है ये प्लांट से डिटैच हो जाता है, गिर जाता है, फॉल ऑफ, एंड इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो प्लांट से अलग हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह भी ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोसेस है। प्लांट्स के अंदर कुछ मटेरियल्स की एक्सक्रीशन इस तरह भी होती है, यानी कि ये जो प्लांट्स के कंपोनेंट्स हैं ये डिफरेंट मटेरियल्स को इस तरह प्लांट से एक्सक्रीट करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। अब एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस को अगर हम देखें तो हमने बात की ट्रांसपायरेशन के बारे में। एक्सेस वाटर ट्रांसपायरेशन के जरिए, कुछ प्लांट्स में ग्यूटेशन के प्रोसेस के जरिए एक्सेसिव वाटर, वेस्ट वाटर रिलीज हो जाता है, और फिर गैसियस एक्सचेंज के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वो जो है तो प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेसिव ऑक्सीजन। अब रात के टाइम में अगर देखें तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, लेकिन रिस्पायरेशन हर टाइम पे हो रही होती है। अब फोटोसिंथेसिस रात के टाइम नहीं हो रहा, जिसको चाहिए फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए। तो वाटर